Now let's get started with RNA is chemically very similar to DNA। अब जो RNA होता है वो केमिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है DNA के, और वो कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे। सो मेरी इंस्पेक्शंस ऑफ DNA स्ट्रक्चर shows how it can be exactly synthesized on DNA template। Chemically it is very similar to DNA। तो अब जो डीएनए होता है ये, क्योंकि ये आरएनए का टेम्पलेट, क्योंकि ये जो आरएनए है वो डीएनए का टेम्पलेट है, वो एग्जैक्ट उसी से सिंथेसाइज हुआ है, तो ये केमिकली भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है डीएनए के। इट इज़ लॉन्ग, ये भी लॉन्ग होता है, इसमें किसी भी तरीके की ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ये अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो टू डिफरेंस इन इट्स केमिकल ग्रुप्स डिस्टिंग्विश आरएनए फ्रॉम डीएनए, लेकिन इसके जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं वो आरएनए को डीएनए से अलग करते हैं। द फर्स्ट इज माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ द शुगर कंपोनेंट। तो पहला जो होता है वो होता है कि जो शुगर कंपोनेंट होता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है यहाँ पे। जैसे जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर यूज़ हो रही है, लेकिन आरएनए में जो शुगर यूज़ होती है वो होती है वो आइडेंटिकल होती है डीऑक्सीराइबोस से, यानी कि वो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस शुगर में। सो द सेकेंड डिफरेंस इज दैट आरएनए कंटेन नो थाइमीन। तो दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि आरएनए में किसी भी तरीके का थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, बट इंस्टीड कंटेन द क्लोजली रिलेटेड पेरिमिडीन यूरासिल, और थाइमीन की जगह पे इसमें क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। सो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस हाउ एवर polyribonucleotide have the potential for forming complementary helix of the DNA type। तो इन दो डिफरेंस के मतलब होने के बावजूद भी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, उसके पास ऐसे पोटेंशियल होते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हेलिक्स टाइप का फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, नाइदर द एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि जो डीएनए है उसमें ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होता है। नॉट द एब्सेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप फाउंड इन थाइमीन बट नॉट इन यूरिडीन आफ्टर एनी, मतलब RNA ability to form double helix structure held together by base pairing unlike DNA। तो RNA क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, पर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं बना रहा है। एक टिपिकल सेल में ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल की तरह रह रहा है। इफ़ डबल स्टैंडर्ड RNA हेलिक्स आर फॉर्म्ड, they most often are composed of 2 parts of the same single stranded RNA molecule। और अगर जो RNA है वो अगर डबल स्टैंडर्ड हो रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है इसको कैसा होना पड़ेगा, उसी सेम स्ट्रैंड से अगर दो आरएनए के क्या हुए, 2 आरएनए सिंथेसाइज हुए, तभी वो क्या बना पाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना पाएंगे। तो पहले हम जो ऊपर हमें फिगर दिया हुआ है हम पहले ये डिस्कस करेंगे। ये हमें पोर्शन दिया है आरएनए का, ठीक है, आरएनए चेन का पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन प्रेजेंट नहीं है इसमें। थाइमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। और ये जो पेंटोज शुगर है इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो है ये OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है। उसके बाद ये जो डिस्टिंक्शंस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के आरएनए और डीएनए के बीच में, तो एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो डीएनए होता है वो इज शोन नेक्स्ट टू द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बगल पे हमें दिखाया हुआ है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का वो उसकी शुगर हमें मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या क्या अंतर है। तो आओ देखते हैं, ये डीएनए है, इसका नाम थाइमीन है, और ये यूरासिल है, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो शुगर देखो, शुगर में क्या डिफरेंस है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें OH ग्रुप एब्सेंट है, इसमें सिर्फ H ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद
थाइमीन और यूरेसिल के मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है H ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये RNA में प्रेजेंट होता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, DNA में प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है? बाय द फॉल ऑफ 1953, तो 1953 तक क्या हुआ कि ये जो हाइपोथेसिस है जिसमें हम काम कर रहे हैं, was adapted that chromosomal DNA function as the template for RNA molecule। तो हमें ये चीज़ पता चल, मतलब ये पता क्या चल गई थी, ये चीज़ एक एक हाइपोथेसिस या अजम्पशन ये मान लिया था कि जो RNA है वो सॉरी जो DNA है वो RNA के टेम्पलेट की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए फंक्शन करता है। एंड नाउ विच सब्सिक्वेंटली मूव टू द प्लाज्मा, मतलब जो RNA है वो क्या करेगा, DNA में जो है उसको कॉपी करेगा और वापस प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो अम्यूनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन्स में। So in 1956, Francis Crick referred to this pathway for the flow of genetic information as central dogma। तो अब फ्रांसिस क्रीक ने एक पाथवे बताया कि शायद इस तरीके से जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती होगी, तो उसे हमने सेंट्रल डोगमा बोला। तो इसमें क्या होता था, जो RNA था, RNA का डुप्लीकेशन हुआ, यानी RNA डबल हुआ, फिर वो RNA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो DNA है उसका डुप्लीकेशन हुआ और वो जो DNA है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से RNA की फॉर्मेशन कर रहा है और फिर RNA क्या है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। सो हेयर द एरोज इंडिकेट द डायरेक्शंस प्रपोज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे जो एरोज हैं ये हमें बता रहे हैं कि इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है। द एरो इनसर्कल DNA सिग्निफाइज दैट DNA इज़ द टेम्पलेट फॉर इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन। और हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो DNA है ये वो खुद ही का रेप्लिकेशन करा रहा है, खुद ही टेम्पलेट बन के। एंड द एरो बिटवीन DNA एंड RNA इंडिकेट्स RNA सिंथेसिस। और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो RNA सिंथेसिस होती है और जो फिर RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है वो ट्रांसलेशन होती है। तो RNA टेम्पलेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लास्ट टू एरोज आर प्रेजेंटेड एज यूनिडायरेक्शनल। तो ये वाला जो एरो था ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि जो RNA का सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करता है प्रोटीन के टेम्पलेट को, लेकिन जो DNA है वो नहीं। सो DNA देन इमेजिन्ड एवर टू मेड ऑन RNA टेम्पलेट। The protein never serve as template for RNA has stood the test of time। तो हमें ये पता चल गया था कि प्रोटीन से वापस मतलब हम RNA नहीं बना सकते, लेकिन RNA जो है उससे हम क्या बना सकते हैं, DNA हम ज़रूर बना सकते हैं और इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, यानी कि RNA से वापस किस में जा रही है, DNA में जा रही है। तो एक बहुत वेरी रेयर इवेंट है, ऐसा बहुत कम होता है जिसमें RNA क्या करे, सिंथेसाइज करे DNA को विद द इनॉर्मस नंबर ऑफ RNA मॉलिक्यूल मेड ऑन DNA टेम्पलेट। दस द सेंट्रल डोगमा इज ओरिजिनली प्रोक्लेम्ड अप्रॉक्सीमेटली 50 years ago स्टिल रिमेन्स असेंशियली वैलिड। तो ये जो सेंट्रल डोगमा था जिसको दिए हुए इतना टाइम हो गया है, ये अभी भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्कुल सही है, मतलब ये वैलिड है। नाउ द नेक्स्ट विच वी हैव इज़ द एडाप्टर हाइपोथेसिस ऑफ क्रीक। तो अब क्रीक ने एक एडाप्टर हाइपोथेसिस निकाली, वो क्या थी, एट फर्स्ट इट सीम्ड सिम्पलेस्ट टू बिलीव दैट द RNA टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वर फोल्डेड अप टू क्रिएट कैविटीज़ ऑन देयर आउटर सरफेस। तो अब ये बिलीव हुआ कि जो हमें बिलीव था कि जो RNA टेम्पलेट है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये क्या होता है, ये फोल्ड हो जाता है, कुछ कैविटी क्रिएट करता है एक स्पेसिफिक सरफेस पे। और ये जो होते हैं ये 20 डिफरेंट अम्यूनो एसिड्स होते हैं। सो द कैविटी वुड बी सो शेप्ड दैट ओनली वन गिवन अम्यूनो एसिड कुड फिट। अब हमें ये लग रहा था कि जो कैविटी है वो ऐसी होती है कि उसमें सिर्फ एक क्या है, अम्यूनो एसिड फिट हो सकता है। एंड इन दिस वे RNA वुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अम्यूनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से क्या हुआ, RNA प्रोवाइड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन अम्यूनो एसिड को और फिर वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन को। सो बाय 1955 हाउएवर क्रीक बिकम डाइसचेंट विद दिस कन्वेंशनल विजडम आर्ग्यूइंग दैट इट वुड नेवर वर्क।
So if the first place the specific chemical groups on the four bases of RNA are adenine, uracil, guanine and cytosine, and they should mostly interact with water soluble groups. तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, तो उसमें ये था कि जो आरएनए अगर है तो वो जो उसके बेसिस हैं वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल ग्रुप से इंटरैक्ट करेंगे, येट द स्पेसिफिक साइड ग्रुप ऑफ मैनी अम्यूनो एसिड। लेकिन फिर भी क्या होगा, जो बहुत सारे साइड ग्रुप होते हैं अम्यूनो एसिड्स के, जैसे कि ल्यूसीन हो गया, वेलाइन हो गया या फिनाइल एलेनिन हो गया, स्ट्रांगली प्रेफर इंटरैक्शंस विद वाटर इनसॉल्युबल दैट इज़ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो ये इंटरैक्शन करते हैं वाटर इनसॉल्युबल ग्रुप्स के साथ। सो इन द सेकेंड प्लेस, इवन इफ समहाउ RNA कुड बी फोल्डेड सो एज टू डिस्प्ले सम हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस। तो अब ये जो RNA है ये कुछ सर्फेसेस पे फोल्ड होगा और ये हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस की फॉर्मेशन करेगा। इट सीम्ड एट द टाइम अनलाइक दैट एन RNA टेम्पलेट वुड बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट एक्यूरेटली बिटवीन केमिकली वेरी सिमिलर अम्यूनो एसिड लाइक ग्लाइसिन एंड एलेनिन और वेलाइन एंड लाइसिन। सो बोथ पेयर्स डिफरिंग ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल मिथाइल ग्रुप। तो ये जो बहुत ज़्यादा सिमिलर ग्रुप्स होते हैं ग्लाइसिन और एलिनिन वेलिनिन में सिर्फ एक CH जो मिथाइल ग्रुप होता है वही चेंज होता है। अम्यूनो एसिड ये होता है ना, एक COH ग्रुप होगा, एक अमाइन ग्रुप होगा, और ये जो R ग्रुप है ये क्या होगा, ये चेंज होते रहेगा हर अम्यूनो एसिड में। तो यही होता है, ठीक है। देन Crick thus proposed that prior to incorporation into protein, amino acid are first attached to specific adapter molecule। तो अब ये जो क्रीक थे इन्होंने ये बोला कि प्रोटीन्स के सिंथेसिस करने में या अम्यूनो एसिड जो है वो पहले एक स्पेसिफिक अडेप्टर मॉलिक्यूल से अटैच हो रहे होंगे, which in turn possess unique surfaces that can bind specifically to bases of the RNA template। और ये जो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक एक यूनिक सरफेस पोजेस कर रहे होंगे जो कि फिर क्या करेगा, RNA के जो बेसेस हैं उनको स्पेसिफिकली बाइंड करवाएगा। तो अब हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से राइबोसोम जो है वो अटैच्ड दिखाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। So it's like this. Then we have the test tube synthesis of protein। तो प्रोटीन की हमने टेस्ट ट्यूब सिंथेसिस करवाई। The discovery of how proteins are synthesized require the development of cell-free exacts capable of carrying on the essential synthetic स्टेप्स। तो अब ये जो डिस्कवरी है प्रोटीन की मतलब प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसाइज हुए, इसको जानने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करें जो कि सेल फ्री हो, मतलब सेल के बाहर हो, जो कि इस बात के कैपेबल हो कि वो असेंशियल सिंथेसिस कर पाए, ठीक है। So these were first evidently developed beginning in 1953। तो इसकी जो डेवलपमेंट थी वो 1953 में हुई। सो द की जो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो उसके बाद क्या, की टू देयर सक्सेस वर द रिसेंटली अवेलेबल रेडियो एक्टिव टैग्ड अम्यूनो एसिड्स। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे का रीज़न ये था कि हमारे पास अम्यूनो एसिड्स थे जो कि रेडियो एक्टिव टैग्ड थे, सो विच दे यूज टू मार्क द ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यूली मेड प्रोटीन। तो इन टैग्ड अम्यूनो एसिड से उनको क्या पता लग जाता था कि जो न्यूली प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसको वो ट्रैक कर सकते थे, एज वेल एज हाई क्वालिटी ईजी टू यूज़। और ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे और बहुत ईजीली यूज़ हो सकते थे। Preparative ultra centrifugation for fractionation of their cellular extract। Earlier on cellular site of protein synthesis were pinpointed to the ribosomes। तो ये जो cellular synthesis थी, मतलब cellular site थी protein synthesis की, ये ribosomes में थी। So small RNA containing particle in the cytoplasm of all cell actively engaged in protein synthesis। तो ये जो RNA containing
जो पार्टिकल्स थे साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवली क्या हो रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में इंगेज हो रहे थे। सो सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद जो जो साइंटिस्ट हैं ज़ैमिकनिक, बाय देन कोलैबोरेटिंग विथ हॉगलैंड, उन्होंने हॉगलैंड के साथ कोलैबोरेट किया। उसके बाद वेंट ऑन टू मेक द seminal discovery that prior to their incorporation into protein, amino acid are first attached what we know called transfer RNA। तो उन्होंने एक डिस्कवरी ये की कि ये जो प्रोटीन था, प्रोटीन अम्यूनो एसिड से अटैच होने से पहले, मतलब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मतलब अम्यूनो एसिड प्रोटीन बनाने से पहले किस चीज़ में अटैच हो रहा है, वो ट्रांसफ़र आरएनए में अटैच हो रहा है, दैट इज़ टीआरएनए। सो मॉलिक्यूल बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड अम्यूनो एसिड सिंथेटेज। तो अब एक जो क्लास होती है एंजाइम्स की जिसको हम अम्यूनो एसिड सिंथेटेज कह रहे हैं, ट्रांसफ़र आरएनए काउंट्स फॉर सम 10% ऑफ ऑल सेलुलर आरएनए। तो ये क्या कर रहा है, ये आरएनए को ट्रांसफ़र करता है, 10% आरएनए को ट्रांसफ़र करता है अपने सेलुलर आरएनए में। सो नियरली एवरी वन एक्सेप्ट क्रीक, दिस डिस्कवरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और ये डिस्कवरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इसकी। ही हैड ऑफ कोर्स प्रीवियसली स्पेक्यूलेटेड दैट हिज प्रपोज्ड एडेप्टर माइट बी शॉर्ट आरएनए चेन। और उन्हें ये भी पता था कि जो उन्होंने पहले स्पेक्यूलेशन किया है कि ये जो एडेप्टर है शायद कोई आरएनए की ही चेन है, सिंस देयर बेसेस वुड बी एबल टू बेस पेयर विद अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। और उन्हें ये भी पता था कि ये जो बेस पेयर्स हैं ये मतलब ये अप्रोप्रिएटली आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। सर्व्ड एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एज अ टेम्पलेट यूज़ हो रहे हैं, या फिर टेम्पलेट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो एज वी शेल रिलेट लेटर इन ग्रेटर डिटेल्स, अब हम चैप्टर 14 में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैमिकनाइक एंड हॉगलैंड आर इन फैक्ट द एडेप्टर मॉलिक्यूल्स पोस्टुलेटेड बाय क्रीक। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ये जो क्रीक ने पोस्टुलेट किया था एडेप्टर मॉलिक्यूल्स का, वो आरएनए मॉलिक्यूल ही थे। सो ईच ट्रांसफ़र आरएनए कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट बेस। तो अब जो जितने भी ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उसमें एक एडजेसेंट बेसेस होते हैं। द एंटीकोडोन दैट बाइंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टू सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ बेस, दैट इज कोडोन्स अलोन द आरएनए टेम्पलेट। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये सक्सेसिवली हो रही है कोडोन्स में, जो कि आरएनए टेम्पलेट के हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैराडॉक्स ऑफ द नॉन स्पेसिफिक appearing ribosome. So about 85% of cellular RNA is found in ribosomes. तो 85% जो सेलुलर आरएनए होता है वो हमको राइबोसोम में मिलता है। एंड सिंस इट absolute amount is greatly increased in cells engaged in large scale protein synthesis। अब 85% हमको सेलुलर आरएनए राइबोसोम में मिल रहा है और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, मतलब लार्ज स्केल प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। सो फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज, लिवर सेल एंड रैपिड ग्रोइंग बैक्टीरिया, राइबोसोमल आरएनए was initially thought to be the template for ordering अम्यूनो एसिड। तो पहले हमने जब ये इन सेल्स में स्टडी की तो हमें ये पता चला, हमने ये सोचा, मतलब जो साइंटिस्ट थे उस टाइम उन्होंने ये सोचा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है, दैट इज़ आरएनए, वो क्या कर रहा है, वो अम्यूनो एसिड को मतलब ऑर्डर करने का काम कर रहा है। बट वंस द राइबोसोम्स ऑफ ई कोलाई वाज केयरफुली एनालाइज्ड, लेकिन जब हमने राइबोसोम जो ई कोलाई के थे उनको केयरफुली एनालाइज किया, सेवरल डिस्क्वाइटनिंग फीचर्स इमर्ज। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स क्या हुए, इमर्ज हुए। फर्स्ट, ऑल ई कोलाई राइबोसोम्स एज वेल एज दोज फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑफ टू अनइक्वल साइज्ड सब यूनिट। तो हमें क्या मिले, 2 अनइक्वल साइज की सब यूनिट्स मिली, ठीक है, कंटेनिंग आरएनए दैट आइदर stick together or fall apart in a reversible manner। तो ये क्या हो रही थी, ये जो 2 यूनिट्स थी हमको, जो 2 मतलब जो हमें जो 2 राइबोसोम्स की यूनिट मिली, वो क्या हो रही थी, पहले तो ये अनइक्वल यूनिट थी राइबोसोम्स की और इनमें ये आरएनए कंटेनिंग थी। ये कभी कभी साथ में रह रही थी और कभी कभी
अलग हो जा रही थी, फिर ये साथ में रह रही थी और अलग अलग हो जा रही थी। तो ये एक क्या था, एक मतलब रिवर्सिबल मैनर था। ये इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि जो आयन्स हैं, उसके आयन के कंसंट्रेशन है उसकी सराउंडिंग में, उस पर ये डिपेंड कर रही थी। सो सेकेंड, all the rRNA chain within the small subunit are of similar chain length। और जितनी भी rRNA थी वो सिमिलर लेंथ की थी। एज rRNA चेन ऑफ लार्जर सब यूनिट, तो जो स्मॉल वाली सब यूनिट की थी वो तो सेम थी, और जो लार्ज वाली सब यूनिट की थी उनमें क्या था, थर्ड, द बेस कंपोजिशन ऑफ बोथ द स्मॉल एंड लार्ज RNAs अप्रॉक्सीमेटली द सेम। तो इनकी जो बेस कंपोजिशन थी वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम थी। सो इन ऑल नोन बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, डिस्पाइट वाइड वेरिएशन इन द ATGC रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव DNA, जितनी भी हमने स्टडीज़ की, हमने पता चला कि जो एडेनिन, थाइमिन अपॉन ग्वानिन, साइटोसिन का रेशियो सब में अलग अलग होता है। दिस वॉज नॉट टू बी एक्सपेक्टेड इफ द rRNA चेन वर in fact a large collection of different RNA template made up of large number of different gene। तो ये बात हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि जो RNA चेन है वो लार्जली डिफरेंट RNA टेम्पलेट्स की बनी हुई है, जो कि डिफरेंट जीन से बने हैं। Thus neither the small or the large class of RNA has had the feel of template RNA। तो छोटे और बड़े किसी भी RNA में किसका फील नहीं था, टेम्पलेट RNA का फील नहीं था। Now we have the next which is discovery of RNA that is mRNA, यानी मैसेंजर RNA की डिस्कवरी। So now we have discovery of messenger mRNA, मैसेंजर RNA, और जिसको हम mRNA भी कहते हैं। So cells infected with a phage that is T4 provide the ideal system to find the true template। तो हमें इससे ट्रू टेम्पलेट मिल सकता है, ये जो फाज होते हैं इनसे। फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय दिस वायरस, सेल्स स्टॉप सिंथेसाइजिंग ई कोलाई RNA। तो जो बैक्टीरियल सेल इस वायरस से इन्फेक्ट होती हैं वो जो RNA होता है ई कोलाई का, उसे सिंथेसाइज करना छोड़ देती हैं। द ओनली RNA सिंथेसाइज्ड इज ट्रांसक्राइब्ड ऑफ द T4 DNA। तो जो फाज वायरस होता है, सिर्फ उसका क्या होता है, RNA सिंथेसाइज होता है। सो मोस्ट स्ट्राइकिंगली not only does T4 RNA has a base composition very similar to T4 DNA। तो ये जो T4 RNA होता है, इसका जो बेस कंपोजिशन होता है वो T4 DNA से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। बट इट डज नॉट बाइंड टू राइबोसोमल प्रोटीन्स, लेकिन ये राइबोसोम्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड नहीं करता है। दैट नॉर्मली एसोसिएटेड विथ rRNA टू फॉर्म राइबोसोम्स। तो ये बेसिकली किस चीज़ में एसोसिएटेड होते हैं, ये rRNA से जो होते हैं वो राइबोसोम की फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होते हैं। सो इंस्टीड आफ्टर फर्स्ट अटैचिंग टू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग राइबोसोम, T4 RNA move across their surface to bring its bases into position where they bind to appropriate tRNA। तो जो RNA होता है वो क्या करता है, वो पोजीशंस पे मूव करता है, ठीक है। और पोजीशंस पे मूव करने के बाद वो जो है अप्रोप्रिएट tRNA जो अमीनो एसिड जो लेके कैरी कर रहा है उसके साथ वो बाइंड होते हैं अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इन सो एक्टिंग T4 RNA orders the amino acid and is thus long slot for RNA template फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये जो T4 का RNA है ये क्या करता है, ये RNA टेम्पलेट को यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। Okay, so because it carries the information from DNA to ribosomal site of protein synthesis, it is called messenger RNA। तो अब हमारे पास एक मैसेंजर RNA हमने उसको नाम दिया क्योंकि वो क्या कर रहा था, DNA से इन्फॉर्मेशन को ला रहा था और राइबोसोम को बता रहा था। तो हमने उसको क्या कर दिया, एक मैसेंजर RNA नाम दे दिया। नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ T4 RNA बाइंडिंग टू ई कोलाई राइबोसोम फर्स्ट मेड इन द स्प्रिंग ऑफ 1960। तो अब पहली बार ये जो T4 जो बैक्टीरिया था, जो वायरस था, उसमें ये जो RNA बाइंडिंग है जो ई कोलाई का जो राइबोसोम में बाइंड हो रहा है, ये पहली बार हमको 1960 में पता चला।
was soon followed with evidence for a separate messenger class of RNA within uninfected E. coli. तो उसके बाद हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो कि इस मैसेंजर RNA को सेपरेट कर रहे थे एक अलग तरीके के RNA से जो कि अनइन्फेक्टेड E. coli की सेल्स में प्रेजेंट था, देयर बाय definitive ruling out a template role of any rRNA. तो हमें एक मतलब एक टेम्पलेट आरएनए का मतलब टेम्पलेट जो एक रोल है आरआरएनए का हमें वो पता चला. इंस्टीड इट वेज इन वेज दैट वी शेल डिस्कस मोर एक्सटेंसिवली इन चैप्टर 14. तो चैप्टर 14 में हम इसको और अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे. द आरआरएनए कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम टुगेदर विथ सम 50 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन that bind to them serve as the factory for protein synthesis functioning to bring together the tRNA amino acid precursor into position where they can read off the information provided by the messenger RNA templates. तो अब ये जो 50 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन थे जो कि बाइंड हो सकते थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये सर्व कर रहे थे फैक्ट्रीज़ की तरह. किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज़ की तरह ये काम कर रहे थे जो राइबोसोमल प्रोटीन थे. तो ये फंक्शनिंग टू ब्रिंग टुगेदर, इनका फंक्शन ये था कि ये जो tRNA है इसके प्रिकर्सर को वो पोजीशन पे लेके आएँ और उसकी इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर RNA है वो दोनों उसमें उसको रीड करवाएं और फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करें. So only some 4% of total cellular RNA is called is mRNA. तो सिर्फ 4% जो टोटल सेल का जो RNA था वो mRNA था. This RNA shows the unexpected large variation in length. और ये जो RNA था ये unexpectedly बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज लेंथ का था और लार्ज वेरिएशंस का था डिपेंडिंग ऑन द पॉलीपेप्टाइड फॉर विच दे कोड. तो ये इस बात पे डिपेंड करता था कि वो किस पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहे हैं. हैंस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई mRNA वाज फर्स्ट ओवरलुक्ड. तो ये बात हमारे लिए समझना बहुत ही एक ईजी हो गया था कि हम mRNA को कैसे ओवरलुक कर सकते हैं, बिकॉज ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ mRNA इज़ अटैच्ड एट अ गिवन मूवमेंट टू अ राइबोसोम. क्योंकि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक स्मॉल mRNA का सेगमेंट क्या है, राइबोसोम से अटैच है. अ सिंगल mRNA मॉलिक्यूल कैन साइमल्टेनियसली बी रीड बाय सेवरल राइबोसोम्स. तो एक जो mRNA का मॉलिक्यूल है वो एक मतलब वो सेवरल राइबोसोम्स उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. मोस्ट राइबोसोम्स आर फाउंड एज पार्ट ऑफ पॉलीराइबोसोम. तो बहुत सारे राइबोसोम पॉलीराइबोसोम का एज अ पार्ट जो है वो मिलते हैं. ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स ट्रांसलेटिंग द सेम mRNA. बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं राइबोसोम्स के जो कि सेम mRNA को ट्रांसलेट करते हैं, विच कैन इंक्लूड मोर देन 50 मेम्बर्स. और इसमें 50 से ज़्यादा मेम्बर्स क्या हो सकते हैं प्रेजेंट इस पॉलीराइबोसोम में. Now we have enzymatic synthesis of RNA upon DNA template. So as messenger RNA was being discovered, the first enzyme that transcribe RNA of DNA templates was being independently isolated in the labs of biochemists. तो अब हमें ये पता चल गया कि जो मैसेंजर RNA है वो डिस्कवर हुआ है. तो जो पहला एंजाइम जो ट्रांसक्राइब कर सकता है RNA को DNA टेम्पलेट से, वो हमें इंडिपेंडेंटली हमने उसको आइसोलेट कर लिया था मतलब साइंटिस्ट ने, और इसका नाम था RNA पॉलीमरेज. सो दीज एंजाइम्स फंक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ RNA. RNA पॉलीमरेज सिर्फ RNA की प्रेजेंस में ही फंक्शन करता था, विच सर्व्स एज टेम्पलेट अपॉन विच सिंगल स्टैंड RNA चेन आर मेड. और ये जो ये है ये कौन इस पे टेम्पलेट की तरह सर्व कर रहा है, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो सर्व करते हैं इसमें. एंड यूज़ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करते हैं. जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि ATP, GTP, CTP या UTP, वो प्रिकर्सर्स की तरह यूज़ होते हैं. सो इन बैक्टीरिया सेम एंजाइम मेक्स ईच ऑफ द मेजर RNA क्लासेस. तो बैक्टीरियाज में सेम एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग क्लासेस होती हैं RNA की, उनको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको बनाते हैं, चाहे वो राइबोसोमल RNA हो या ट्रांसफ़र हो या मैसेंजर हो, यूजिंग अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल DNA एज देयर टेम्पलेट.
direct evidence that DNA lines up the correct ribosomal nucleotide precursor came from seeing how the RNA base composition varied with the addition of RNA molecules, DNA molecules of different AT and GC ratios. तो अब ये जो डायरेक्ट एविडेंस थे कि जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ये हमको देखने को मिला तब जब हमने क्या किया, जो आरएनए की बेस कंपोजिशन है वो मतलब आरएनए की डीएनए के मॉलिक्यूल से डिफरेंट थी, ठीक है, AT/GC जो रेशियो था. सो इन एवरी एंजाइमेटिक सिंथेसिस द आरएनए, जो जितनी भी हम एंजाइमेटिक सिंथेसिस कर रहे थे जिसमें हम आरएनए जो कि AU और GC था उसका रेशियो क्या है था, रफली सिमिलर था डीएनए के रेशियो के, जो कि AT/GC रेशियो है उससे. तो हमें एक डायग्राम ये दिया हुआ है इस पेज में, जो ये है कि ईच राइबोसोम अटैच्ड एट अ स्ट्रेट सिग्नल एट 5 प्राइम एंड. तो 5 प्राइम एंड पे क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को. तो पहली वाली में क्या है, ये पॉली जो पेप्टाइड है उसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है. और फिर ये क्या है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये रिलीज़ हो गई और ये जो राइबोसोम यूनिट है ये खुल गई, ठीक है. तो अब हमारा जो सेकंड वो है डायग्राम है वो ये है कि जो एंजाइमेटिक सिंथेसिस है आरएनए की डीएनए के टेम्पलेट से, वो कैटेलाइज कर रही है आरएनए पॉलीमरेज. तो ये क्या है, डीएनए हेलिक्स है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है. ये क्या है, ये साइट है न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट जो ग्रोइंग आरएनए है उसकी. और यहाँ से आरएनए क्या हो रहा है, ये मतलब ये सिंथेसाइज होकर निकल रहा है, ठीक है. सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड. तो सिर्फ एक स्ट्रैंड क्या है यूज़ हो रहा है डीएनए का आरएनए की सिंथेसिस के लिए. दिस मेक्स सेंस बिकॉज द मैसेज कैरिड बाय द 2 स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल आर expected to code for completely different polypeptides. तो ये जो मैसेज है 2 स्ट्रैंड्स का, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ये इसीलिए है कि जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है वो डिफरेंट है. सो द सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑलवेज प्रोसीड इन अ फिक्स डायरेक्शन. इसीलिए जो आरएनए की सिंथेसिस है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, जो कि 5 प्राइम एंड में होती है एंड कंक्लूजन विद द 3 प्राइम एंड न्यूक्लियोटाइड. तो ये शुरू होती है 5 प्राइम एंड से और ख़त्म होती है 3 प्राइम एंड पे. सो बाय दिस टाइम देयर वाज अ फ्रेम एविडेंस फॉर द पोस्टुलेटेड मूवमेंट ऑफ आरएनए. तो हमें यहाँ से एक मतलब एविडेंस मिल रहा है जो आरएनए है उसका फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस और कंटेनिंग साइटोप्लाज्म. तो जो आरएनए है वो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. तो बाय ब्रीफ एक्सपोजिंग सेल टू रेडियो एक्टिव लेवल्ड प्रिकर्सर्स. तो जब हमने एक सेल को रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर्स पे क्या किया, मतलब एक्सपोज किया, और इसमें जो लार्ज एक्सिस थी वो किसकी थी, अनलेबल्ड अम्यूनो एसिड की थी, जो कि हमें प्लस चीज़ एक्सपेरिमेंट में पता चली. सो mRNA सिंथेसाइज ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम विंडो वाज लेबल्ड. तो हमें जो mRNA की सिंथेसिस है वो हुई है. दीज स्टडीज शो दैट mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस. तो इससे हमें पता चला कि जो mRNA है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर मोस्ट ऑफ दिस RNA हैड लेफ्ट द न्यूक्लियस टू बी ऑब्जर्व्ड इन द साइटोप्लाज्म. और ये जो जितना भी RNA कंटेंट होता है ये न्यूक्लियस को छोड़ के कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव एस्टैब्लिशिंग द जेनेटिक कोड. तो अब जो जेनेटिक कोड है उसकी स्टेप मतलब वो कब स्टैब्लिश हुआ था हम वो पढ़ेंगे.